हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले हम लोग लास्ट टाइम वाले होमवर्क का डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। बच्चों आवाज आ रही है सही? हेलो। ठीक है, फिर डाउट बताना स्टार्ट करो। इंटेक्स 3 का 5, 8। इंटेक्स 3 का 5 देखो पहले। 5 में देखो क्या बोला गया है। व्हेन टू सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज with combination of two resistor of 3 ohm and 6 ohm in parallel, the terminal voltage of battery is 2 volt. इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल पूछा गया है। तो ये बोला गया है कि दो सेल हमने दिए गए और दोनों को सीरीज में लगाया गया है और दो रेसिस्टेंस के साथ लगाया गया है और वो दो रेसिस्टेंस आपस में पैरेलल में लगे। 3 ओम 6 ओम, ये दोनों 2 वोल्ट के हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस पता नहीं, दोनों 2 वोल्ट के और आर ओम का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पूरे इतने पार्ट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो और ये हटा के उसकी जगह आर लगा दो, है कि नहीं? तो 3 और 6 का अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 2 ओम। तो और अब दो बैटरी को हटा के आप यहाँ पे कितने का लगा दोगे? एक बैटरी लगा दोगे या बैटरी नहीं भी लगाओ तो ऐसे ही रहने दो, दो ही रहने दो इसमें। दोनों के इंटरनल रेसिस्टेंस होंगे और यहाँ पे हमने 2 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया। ये 1 ओम का है, सॉरी आर ओम का, ये भी आर ओम का, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट। तो अब सर्किट में करंट कितनी होगी? या तो आप लूप में घूम के निकाल लो या डायरेक्ट लिख लो। डायरेक्ट करंट लिखोगे तो 2 प्लस 2, टोटल वोल्टेज है 4 वोल्ट और टोटल रेसिस्टेंस सर्किट में है 2 प्लस आर, 4/2 प्लस 2 आर, मतलब 2 अपॉन में 1 प्लस आर, ये करंट फ्लो हो रही है। अब अगर बैटरी से आई करंट फ्लो हो रही है तो उसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल कितना आता है? ई माइनस आई आर ना। डिस्चार्जिंग के टाइम बच्चों याद है ई माइनस आई आर होता है। एक सेल का बता रहा हूँ ना। यहाँ 2 वोल्ट जिसका ईएमएफ था उसका टर्मिनल पोटेंशियल आया है। अच्छा, आपको बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल दिया है। बैटरी का, बैटरी मतलब दोनों सेल के कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे ये पूरे दोनों सेल के कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, समझो। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, तो दोनों बैटरी का मिला के ईएमएफ कितना हुआ है? 2 प्लस 2 4। करंट कितनी फ्लो हो रही है? 2 अपॉन में 1 प्लस आर इंटू टोटल रेसिस्टेंस कितना बोलोगे पूरी बैटरी के लिए? 2 आर इंटरनल रेसिस्टेंस। और ये हमें कितना आ रहा है? ये टर्मिनल पोटेंशियल 2 वोल्ट।
ये कुछ समझ आया बच्चों? दोनों सेल का मिला करके दिया हुआ है ना 2 वोल्ट। अगर एक ही सेल का बोलेंगे तो आए तो 0 होना चाहिए ना, तभी एक सेल का 2 कैसे आ सकता है? ईएमएफ भी 2 है, वोल्ट टर्मिनल पोटेंशियल भी 2 तो हो ही नहीं सकता ना, दोनों का मिला के ही हो सकता है वो 2। और लिखा भी है बैटरी का। अब इसको सॉल्व कर दो ना, इसको सॉल्व करोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 8। 10 cells each of 5 volt and are arranged so that produce a maximum current in the 25 ohm resistance. ये अभी मिक्स ग्रुपिंग का है ना, अभी मिक्स ग्रुपिंग पढ़ाना रह गया था ना। 8 छोड़ दो, 8 तभी आज पढ़ेंगे। आगे बताओ। बाकी हो गया बच्चों? एक्सरसाइज 1 का 14, 13, एक्सरसाइज 1 का 13 देखो। 13 में देखो क्या है। द एफिशिएंसी ऑफ अ सेल when connected to a resistance R is 60%. What will be the efficiency of the external resistance is increased to 6 times. एफिशिएंसी से मतलब यही होगा कि वो जितने वोल्ट का है और जितने का दे पा रहा है। एफिशिएंसी का तो यही मतलब होना चाहिए। एक बार करके देखते हैं ना। देखो मान लेते हैं कि कोई सेल है जिसका इंटरनल ईएमएफ की वैल्यू ई है। तो अगर एफिशिएंसी 60% है, मतलब एक तरह से टर्मिनल में 40% अंदर ही उसका लॉस हो जा रहा है। और एफिशिएंसी एफिशिएंसी मतलब एनर्जी से रिलेट करना रहेगा। तो देखो अगर हमारा ईएमएफ की बैटरी है और 40% अंदर ही लॉस हो जा रहा है ईएमएफ, तो 60% ही बाहर मिल पा रहा है ना। 60% बाहर मिल पा रहा है मतलब टर्मिनल पोटेंशियल कितना रहेगा? 0.6 समझो बच्चों। कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहाँ कुछ कैपिटल आर का कनेक्ट किया गया है। तो हम लोग जब ईएमएफ वाले फॉर्मूले में डालेंगे टर्मिनल पोटेंशियल वाले में, तो ये 0.6 ई होगा यहाँ ई। और आई की वैल्यू कितनी डालोगे? ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ठीक है बच्चों, ई कॉमन होके कट जाएगा
तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 इक्वल टू 1 माइनस आर ओवर आर प्लस आर। तो ये हो जाएगा आर ओवर आर प्लस आर इक्वल टू 0.6। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? 0.6 को हम लोग लिख सकते हैं 3/5। भावेश कहाँ से तुम यार अचानक से आ गए? आज नया चैप्टर चालू होगा क्या? अभी तो ये चैप्टर चलेगा। तो हमें कैपिटल आर की वैल्यू मिल गई, कैपिटल आर की वैल्यू मिल गई। अब आपको बोला गया अगले क्वेश्चन में कि हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को 6 टाइम बढ़ा दिया। अगली बार हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को 6 टाइम बढ़ा दिया। 6 टाइम बढ़ाएंगे तो 6 इंटू 1.5 आर, ये हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू। तो अब इस बार का टर्मिनल पोटेंशियल कितना आएगा? तो अब इस बार करंट कितनी फ्लो होगी सर्किट में? इतनी फ्लो होगी ना। तो अब टर्मिनल पोटेंशियल कितना मिलेगा? कितना मिलेगा ना। तो इसका मतलब अब एफिशिएंसी कितनी हो गई है इसकी? अगर टर्मिनल पोटेंशियल अब 0.9 ही मिल रहा है तो इसका मतलब एफिशिएंसी कितना बोला जाए बच्चों? अब ईएमएफ की बैटरी 0.9 ही अब दे पा रही है, तो 90% हो। समझ आया? पहले मैंने 60% था उसका यूज करके स्मॉल आर की टर्म में कैपिटल आर निकाला, फिर उसको 6% चेंज किया, 6 टाइम चेंज किया और फिर से नया टर्मिनल पोटेंशियल निकाला। और बताओ। 7 देखो, सेल की एफिशिएंसी मतलब अगर आपने बोला कि भाई 10 वोल्ट का सेल है, लेकिन जब उसको आप लगा रहे हो तो मिल रहा है 6 वोल्ट, तो उसका एफिशिएंसी कितना बोलोगे? 10 वोल्ट का सेल है और आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस 6 का ही दे पा रहा है, तो एफिशिएंसी क्या बोलोगे? 60% ना। तो वही दिया था आपको, 60% एफिशिएंसी है, तो मैंने उसका 0.6 ही जो मिल रहा है वो ले लिया ना। टर्मिनल पोटेंशियल हमें मिलता है ना, ई माइनस आई आर हमें मिलता है ना, पूरा इतना जो होता है वो मिलता है हमें टर्मिनल पोटेंशियल। और बैटरी इतना देती है ना, इतना लॉस हो जाता है। 14 करें। 14 में देखो क्या दिया हुआ है,
2 सेल ईच हैविंग द सेम ईएमएफ ना, आपको 12 सेल दिए गए हैं, सबका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा और इसमें से कुछ सेल रॉन्गली भी कनेक्टेड हैं, इनकी पोलैरिटी मतलब रिवर्स है। मान लो इसमें से n सेल रॉन्ग कनेक्टेड है और 12 माइनस n सेल राइट कनेक्टेड है, तो ये पूरा एक बैटरी बना दिया गया है। ये बैटरी जो है मान लो इधर को करंट सप्लाई करेगी, ये वाले ज्यादा सेल है तो इस डायरेक्शन में करंट सप्लाई करेगी। फिर इसको हमने कनेक्ट किया एमीटर एंड टू सेल्स आइडेंटिकल विच each other and also identical with the previous cell। अब देखो अगर एक्सटर्नल सेल ये बैटरी इधर करंट फ्लो करा रही है, अगर उधर कोई इनको भी हमने कनेक्ट किया, जब ये दोनों सपोर्ट करेंगे तो सर्किट में करंट कितनी आ रही है 3 एम्पियर। तो यहाँ पे एक स्विच लगा दो मान लो ना, और अगर हम लोग इसको ऐसे कनेक्ट करते, एक बार में एक स्विच ऑन रखेंगे ना, ये स्विच है S1 S2, मान लो S1 ओपन करके S2 क्लोज करेंगे तो अब ये अपोज करेगा, तो अपोज करने के टाइम में कितना हो रहा है, कितनी करंट आ रही है 2 एम्पियर और इधर 3 एम्पियर आ रही है। तो मान लो पहले जब ये सपोर्ट कर रहा था, केवल ये कनेक्टेड था, ये ओपन था, केवल ये कनेक्टेड था, तो आप क्या बोलोगे कितना, अगर यहाँ पे टोटल ईएमएफ निकालोगे तो टोटल ईएमएफ कितना निकालोगे, 12 सेल थे पहले से और 2 और कनेक्ट कर दिए सेम टाइप के, तो टोटल 14 सेल हो गए। 14 सेल में से n सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, तो टोटल ईएमएफ कितना आएगा 14E माइनस NE अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा, हर एक का अगर इंटरनल रेसिस्टेंस R है तो 14R आ जाएगा ना। ये समझ आया कुछ बच्चों, समझ आया? फिर हमने जब S1 को ओपन करके S2 को क्लोज किया तो अब क्या हो जाएगा, अब जब रॉन्गली कनेक्टेड इस बार नंबर बढ़ जाएगा ना, ये जो n सेल के साथ ये भी ऐड हो जाएंगे, तो 14E में से n प्लस 2E रॉन्ग कनेक्टेड है, सॉरी, तो यहाँ पे जो होगा ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये जो एक साइड में कनेक्टेड है उनका यहाँ नंबर लिखना है ना। पहले टोटल कितने हमारे पास थे जो राइट साइड में कनेक्टेड थे, 12 माइनस n प्लस 2, तो 14 माइनस n थे, और अभी कितना हो जाएंगे 12 माइनस n, राइट साइड में कनेक्टेड और रॉन्ग साइड में अब 2 और बढ़ गए हैं। समझो, अगर मान लो ये 12 सेल में से ये 2 सेल होता तो 10 सेल राइट कनेक्टेड थे, तो यहाँ 10 लिखते और यहाँ माइनस में 2 लिखते, और फिर ये जो राइट में जो साइड साइड में कनेक्टेड है वो भी इसमें ऐड हो जाता, जब रॉन्ग में कनेक्टेड होगा तो इधर वाले में ऐड हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? टोटल 12 सेल में से n सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, 12 माइनस n सेल राइट कनेक्टेड है, तो जब दो जो हमने एक्सटर्नल वाले राइट में साइड में कनेक्ट किया तो इसमें उसको ऐड किया है, और जब रॉन्ग साइड में कनेक्ट किया तो इसमें ऐड किया है। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, अब दो इक्वेशन है इन दोनों को डिवाइड कर दो, ई आर ए, ये सब कॉमन होके कट जाएंगे ना, ई और आर, n की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके, हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बताओ।
16। देखो यहाँ पे आपको ऐसे एक सर्कुलर पाथ पे कुछ सेल लगा के दे दिए गए। इस पे आपको बोल दिया गया है कि एन हमने सेल ऐसे लगा दिए। ऐसा कुछ और फिर हमने इस पे 2 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। और ये कैसे कैसे डिवाइड कर रहा है, इधर मान लो स्मॉल एन सेल है, इधर कैपिटल एन माइनस स्मॉल एल सेल, ऐसे 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इसमें ना। और क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है कि ईएमएफ जो है यस यार म्यूट रखो भाई। ईएमएफ बोला गया है कि ईएमएफ ऑफ द सेल्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। ई की वैल्यू आपको कुछ बता दी गई है, अल्फा इंटू आर है ना। इंटरनल रेसिस्टेंस को कैपिटल आर लिखा है, हम लोगों ने स्मॉल आर लिख दिया। तो अब ये बताओ, अगर एन सेल ऐसे कनेक्टेड है, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं ना, सबकी पोलरिटी सेम डायरेक्शन में है, तो अगर मुझे टोटल सर्किट में करंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, एन सेल का ईएमएफ ऐड हो जाएगा ना, एन सेल का ईएमएफ ऐड हो जाएगा अपॉन में उनका रेसिस्टेंस, है कि नहीं। ये ऐसे ही करूंगा ना, करंट ऐसे ही निकालूंगा ना। और ई की वैल्यू कितनी है, तो करंट की वैल्यू अल्फा आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब मान लो मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, सर्किट में करंट पता है, तो मान लो मैं बी से ए तक चल के चला जाऊंगा, बी से ए तक जाऊंगा, तो मैं बीच में कितने सेल को क्रॉस करूंगा, स्मॉल एन सेल को क्रॉस करूंगा ना। हर सेल को क्रॉस करने में क्या होगा, प्लस ई होगा, तो एन टाइम्स प्लस ई होगा। और हर बार जब इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को क्रॉस करूंगा तो माइनस एन टाइम्स आई आर होगा, तब जाके ए पे पहुंचूंगा। तो वीबी माइनस वीए की वैल्यू आ जाएगी एन ई प्लस आई आर। ई की वैल्यू कितनी है, अल्फा आर। आई की वैल्यू कितनी है, अल्फा। और ये अल्फा आर को ई लिख देंगे ना, तो 2 एन ई, 2 एन ई कुछ ऐसा आया, तो कोई है ही नहीं है, क्या दिक्कत हो गई।
अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ प्लस होना था, सॉरी, यहाँ प्लस होना था। निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे थे ना, यहाँ प्लस होना था, तो जीरो आ जा रहा है। चेक करो क्या है आंसर इसका। जीरो है, हाँ तो फिर ठीक है, ठीक है। ये समझे ना, हम लोग जब इधर को गए थे, जब इधर को गए तो प्लस ही होना था ना, हर सेल के निगेटिव से पॉजिटिव साइड जा रहे थे, तो यहाँ माइनस लिख दिया, तो ये गलत। ठीक है, और डाउट है इसमें अभी, ये बैटरी वाले पार्ट से और डाउट है? अब देखो ये बैटरी वाला पार्ट हो गया ना, तो अब बस ये एक लास्ट डाउट और बता देता हूँ, अब फिर आगे पढ़ाता हूँ यार, बाकी डाउट अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब 50 watt bulb in series with a room heater, the combination is connected across the mains। हमने एक 50 watt का बल्ब लिया और कुछ रूम हीटर ले लिया। रूम हीटर में क्या लगा होगा, कुछ रेसिस्टेंस लगा होगा, और इसको हमने सब कोई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो आपको दो को बोला गया कि इसमें अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, टू गेट मैक्सिमम हीटर आउटपुट, 50 watt बल्ब शुड बी रिप्लेस्ड बाय। अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो यहाँ पर कितने वॉट का बल्ब लगाना पड़ेगा, तो आप देखो क्या सोचोगे। जो मैक्सिमम पावर थ्योरम है, मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या बोलता है कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी रेसिस्टेंस में मैक्सिमम पावर चाहिए, तो उसका रेसिस्टेंस बराबर होना चाहिए सर्किट का जो बाकी बचा पार्ट है उसके रेसिस्टेंस के। समझ आ रहा है बच्चों? मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या बोलता है, अगर इस पार्ट में मैक्सिमम पावर चाहिए तो इसका रेसिस्टेंस, बाकी सबको मान लो वो बैटरी के रेसिस्टेंस के पार्ट है। लेकिन यहाँ पे तो इसका तो कोई रेसिस्टेंस दिया ही नहीं है, और आपको मान लो इसका कुछ रेसिस्टेंस आर होगा, तो इसमें आपको मैक्सिमम पावर चाहिए। मैक्सिमम पावर मतलब आपको यहाँ पे मैक्सिमम करंट चाहिए। अब देखो अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम करंट चाहिए, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। मैक्सिमम करंट चाहिए, तो करंट ज्यादा कब आएगा, जब इसके साथ यहाँ सीरीज में हम ज्यादा रेसिस्टेंस का बल्ब लगाएंगे या कम रेसिस्टेंस का बल्ब लगाएंगे। इसका तो रेसिस्टेंस फिक्स है। अब अगर हम सर्किट में ज्यादा रेसिस्टेंस का बल्ब यूज करेंगे तो सर्किट की करंट कम हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी तो यहाँ पावर भी कम मिलेगा, I²R जो यहाँ पावर मिलना है। तो आप क्या करोगे बच्चों, जितना हो सके कम से कम रेसिस्टेंस का बल्ब लगाओगे। कम रेसिस्टेंस मतलब रेटिंग वोल्टेज के हिसाब से रेसिस्टेंस और पावर में क्या रिलेशन होता है, आर जितना कम चाहिए तो पावर उतना ही ज्यादा चाहिए ना। तो अगर हम 200 वॉट का, चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा वॉट का बल्ब है वो लगाएंगे तो रेसिस्टेंस सबसे कम होगा, ऑप्शन से जाना है ना इसमें। तो 200 वॉट का लगा दोगे तो सबसे ज्यादा हीटर में पावर मिलेगा। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लो तो, 25 का। ठीक है, समझ आया सभी को क्या बोल रहा हूँ?
समझा बच्चों? आगे स्टार्ट करता हूँ अब। अभी डाउट रह गया है, अभी बचे हैं डाउट? ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर रहे थे। तो इसमें हमने पहला देख लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि अगर ऐसे सब सेल सीरीज में लगे हुए हैं एन सेल, सबका ईएमएफ ई है, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सबका ऐड करना रहता है, और अगर सब आइडेंटिकल हैं तो ये एन ई हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2, सब आइडेंटिकल है तो एन आर हो जाएगा। पैरेलल के लिए ऐसे ही हमने देख लिया। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, और आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर ये आइडेंटिकल होंगे, अगर E1 इक्वल टू E2 है एंड R1 इक्वल टू R2 है, तो E इक्विवेलेंट आ जाएगा E के ना एक सेल के बराबर आ जाएगा। समझो ना, E कॉमन हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो ऐसा आ जाएगा। और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/2। दो अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो सीधे R/2 कर दो ना। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं मिक्स कॉम्बिनेशन। नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपने लास्ट टाइम लिखा हुआ है। तो देखो मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होगा यार, अब वो तो अलग से ही पूछो यार, अब उस क्लास का पूरा टाइम वेस्ट होगा, अब सबको फिर बताना पड़ेगा। जब समझाया जाए तभी पूछ लिया करो ना यार। एक बार खुद से ट्राई करो, डेरिवेशन एक बार खुद से करो तो शायद तो क्लियर हो जाए। तो वो मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या है, मान लो हमने दो पॉइंट के बीच में मान लो हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक लाइन में एम आइडेंटिकल सेल कनेक्ट कर दिए हैं ना। एक रो में एम सेल है और ऐसे टोटल एन रोज है ना। एक लाइन में एम सेल है और हर एक का ईएमएफ ही है, और ऐसे एन रोज लगाए हुए। और इसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है, हर एक का इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है। तो एक लाइन का कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, हर एक लाइन का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, एम ई। अब एम ई यहाँ पे सब पैरेलल में लगे हैं, तो पूरा इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, आपको पता है कि अगर सब आइडेंटिकल सेल पैरेलल में लगते हैं
तो जितना एक लाइन का होता है उतना ही पूरा पैरेलल में वही रिजल्ट आता है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा एमई, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक लाइन का एम आर है और ऐसे एन लाइंस है, तो एम आर बाई एन हो जाएगा ना। अब देखो अगर आप ऐसा एक कॉम्बिनेशन को ना, कोई अगर बाहर वाले रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट करोगे तो उसमें अब करंट कितनी जा रही होगी, एम ई अपॉन में आर ओवर एम आर ओ प्लस, ऐसा कुछ जा रहा होगा ना। तो आपको अगर टोटल नंबर ऑफ सेल दे दिए जाए, अक्सर क्वेश्चन में क्या होगा कि मान लो आपको टोटल नंबर ऑफ सेल की वैल्यू बता दी जाएगी कि मान लो टोटल नंबर ऑफ सेल कुछ कैपिटल एन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, अगर एक लाइन में एम सेल है, एक लाइन में एम सेल है और ऐसे एन रोज है, तो टोटल सेल कितने हुए, एम इंटू एन ना। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई कितने सेल को हम सीरीज में लगाएं, अगर टोटल हमारे पास मान लो 20 सेल हैं, तो कितने सेल को एक लाइन में लगाएं और ऐसे कितने रोज बनाएं ताकि हमें इसमें करंट मैक्सिमम मिले। तो आप क्या करोगे, आपको ये 20 पता है, मान लो कि एक सेल में कुछ एम लगाया, अगर आपने मान लिया कि एक रो में एम सेल है, तो कितने रोज बनाने पड़ेंगे, एन बाई एम। तो आप अब आई की वैल्यू लिख सकते हो, तो आई आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ एम ना। तो अब इसको आप डी आई बाई डी एम कर देना। समझो बच्चों, किस एम पे ये मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह लगा के करना रहता है ना, जो एक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, याद देखो इसी टाइप का था वो। ये कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल, अगर ये गिवन है, तो मैक्सिमम करंट निकालना होगा तो पहले आई निकालना है, एज ए फंक्शन ऑफ एम निकाल लो, या फिर एज ए फंक्शन ऑफ एन निकाल लो, कोई एक के टर्म में चेंज कर लो, फिर डी आई बाई डी एम या डी आई बाई डी एन कर दो तो हो जाएगा। अब ट्राई करना वो क्वेश्चन, अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग डाउट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये नोट कर लो। अब देखो जो सीरीज पैरेलल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें एक और पॉइंट छोटा सा बताना रह गया था, तो वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो हमारे पास आपने कुछ ऐसे एन सेल को कनेक्ट किया है सीरीज में, सबका इंटरनल रेसिस्टेंस आ रहा है, और अगर आप इसको एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी करंट कितनी मिलेगी,
टोटल ईएमएफ है एन ई और टोटल रेसिस्टेंस है एन आर। तो अब देखो यहाँ पे दो टाइप के केसेस बनेंगे कि आपका रेसिस्टेंस जो कैपिटल आर है वो छोटा है या बड़ा है। अगर मान लो वो बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो आप बोलोगे आर प्लस एन आर की वैल्यू कितनी होगी, आर होगी। तो मतलब करंट कितनी आएगी, एन ई ओवर आर, है कि नहीं। और अगर आपने केवल एक ही सेल कनेक्ट किया होता कैपिटल आर के साथ में, अगर एक ही सेल कैपिटल आर के साथ कनेक्ट किया होता तो जो करंट आती, मान लो वो आई डैश है, तो आई डैश कितना आता है, ई ओवर आर प्लस आर। जहां पे स्मॉल आर बहुत छोटा है तो आप बोलोगे ई अपॉन में आर। मतलब क्या हो रहा है, अगर आपने एन सेल कनेक्ट किया तो एन टाइम करंट बढ़ गई। अगर एक सेल कनेक्ट कर रहे हो तो ई बाई आर आ रहा है और एन सेल कनेक्ट कर रहे हो तो एन ई बाई आर आ रहा है। तो मतलब फायदा हुआ भाई। ज्यादा बैटरी लगा रहे हो तो आप क्यों ज्यादा बैटरी लगा रहे हो, क्योंकि आपको ज्यादा करंट चाहिए थी। तो सीरीज में लगाने में फायदा हो रहा है जब कैपिटल आर एन आर से बहुत बड़ा हो। एन आर मतलब आर से बहुत बड़ा होगा। अब मान लो अगर यहीं पे ये केस होता, अगर यहीं पे ये केस होता कि आर की वैल्यू एन आर से छोटी है तो आप आर प्लस एन आर को क्या लिख देते, एन आर मतलब स्मॉल आर से बहुत छोटी है तो एन आर से भी बहुत छोटी है। तो यहाँ पे हो जाता करंट इक्वल टू एन ई ओवर एन आर, ये आता। और जब आप सिंगल बैटरी लगाते तो आप क्या बोलते, सिंगल बैटरी लगाते तो एक ही ई होता। समझो ना, सिंगल बैटरी लगाओगे तो एक ई हो, तो एक ई अपॉन में आर प्लस आर। अब इस बार स्मॉल आर बड़ा है तो ये फिर से कितना आएगा, ई अपॉन आर। तो जब बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा बड़ा है लोड से, लोड मतलब बाहर वाले रेसिस्टेंस से, तो बैटरीज को सीरीज में लगाने से कोई फायदा हो रहा है। सीरीज में बैटरी को कब लगाएंगे तो फायदा होगा, जब बाहर वाला रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस से बड़ा होगा, तभी सीरीज में लगाने पे फायदा होता है। अदरवाइज चाहे एक बैटरी लगाओ या एक से ज्यादा बैटरी लगाओ, दोनों बार करंट कितनी जा रही है, ई बाई आर। एन बैटरी लगा रहे हो या एक बैटरी लगा रहे हो तो क्यों ही फिर एन बैटरी लगाओगे। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी कब यूजफुल है, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इंटरनल रेसिस्टेंस से बड़ा हो, तभी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी यूजफुल है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो ये पॉइंट नोट कर लेते हैं ना।
अब सेम वे में हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होगा, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस से बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। सीरीज तो दिख गया कि कैपिटल आर बहुत बड़ा होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल है। तो अब देख लो, मान लो हमारे पास एक सेल से हमने एक रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, तो करंट कितनी आ रही है, ई अपॉन में आर प्लस आर। अभी कैपिटल आर में करंट कितनी आ रही है, ई अपॉन में आर प्लस आर। अब अगर हम इसकी जगह कई सारे सेल ले लें, या हमने मान लो एन सेल पैरेलल में लगा दिए, हर एक का ईएमएफ ये इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, और इसको हमने कैपिटल में लगाया, पैरेलल में कैपिटल आर के साथ लगाया। तो अब इसमें करंट कितनी जाएगी, टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई आ जाएगा, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाएगा आर बाई एन। तो नई करंट ये आएगी, है कि नहीं बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बच्चों यहाँ तक डाउट है? पैरेलल में अगर आइडेंटिकल सेल लगते हैं तो इक्विवेलेंट कितना आता है, जितना एक सेल का होता है। तो इन सबको हटा के एक सेल का ईएमएफ ले लिया, और इक्विवेलेंट आर कितना आ जाएगा, आर बाई एन। तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर बाई एन। तो अब देखो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो अब इसमें अगर हम एक केस लें, जब एन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, मतलब वहां पे आर, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर से बहुत बड़ा है, तो एन आर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वहां पे आप लिख दोगे एन आर प्लस आर, को लिख दोगे एन आर। तो करंट कितनी मिलेगी, नई करंट एन ई अपॉन में एन आर, मतलब ई बाई आर। कोई फायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि देख लो जब एक ही बैटरी लगी होती तो कितनी करंट मिलती, ई अपॉन आर प्लस आर को आप यही लिख देते ना। जब एक बैटरी लगी थी तो ये करंट थी, और एन बैटरी लगी तो ये करंट है। तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ज्यादा बैटरी लगाने का। मतलब जब रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल नहीं है बैटरी का ना, सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल है कि नहीं? आपने देखा था अगर आप सीरीज में लगाते इस टाइम पर तो एन टाइम करंट बढ़ जाती। बच्चों कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर एन आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, ना वहां पे एन आर छोटा है तो स्मॉल आर भी छोटा ही होगा वहां पे। तो वहां पे आप क्या लिखोगे, एन आर प्लस आर को आर लिखोगे। तो अब नई करंट कितनी आ रही है, यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ ना, ध्यान रखना यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ, एन ई ओवर, इसको अब केवल नीचे आर लिख दूंगा। और पहले जब एक बैटरी लगी थी तब कितना आता, तो ई ओवर आर प्लस आर था ना, तो आर प्लस आर को अभी कितना लिख देना है, स्मॉल आर बड़ा है ना, तो ये। तो देख लो अभी एन टाइम करंट बढ़ के मिल रही है। तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूजफुल है, जब बाहर का रेसिस्टेंस छोटा है तो पैरेलल वाला लगाओ, और अगर बड़ा है तो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन बैटरी का लगाओ। कुछ चमका बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? तो ये स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ना, कि इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस
नोट कर लो इसको। कैपिटल आर अगर बड़ा है तो सीरीज, कैपिटल आर छोटा है तो पैरेलल। किससे छोटा या बड़ा है? स्मॉल आर से। एक मिनट बच्चों ना। हो गया नोट बच्चों? तो अब देखो हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल के बारे में कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है इसमें, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब हम लोग देखो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखेंगे जो करंट मेजर करने के लिए यूज होते हैं, या फिर वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज होंगे, या रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होंगे ना। आई वी आर तीन चीजें रहती है, तो तीनों को मेजर करने के हिसाब से कई सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, तो उनके बारे में ही हमें देखना है। तो इनमें हमें देखो क्या क्या देखना है। एक तो हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में, दूसरा हम लोग देखेंगे एमीटर के बारे में ना। बस ये लास्ट पार्ट चल रहा है ना, कल तक मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। अब ये भावेश कहाँ गया? भावेश बेटा कहाँ हो? चला गया भावेश, लग रहा है पूछ के कि आज तो खत्म नहीं हो रहा है तो क्या फायदा। एमीटर, वोल्ट मीटर, फिर इसके बाद देखेंगे, चला ही गया वो तो। कोई बोल देना भाई उसको कि कल खत्म हो रहा है, तो उसके बाद आ सकता है वो। पोटेंशियोमीटर, फिर एक देखेंगे
मीटर ब्रिज, और एक लास्ट देखेंगे पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो इनमें सब छोटे छोटे से हैं, तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो देखो, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसका क्या काम होता है? गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर ना। अगर हमें एक ऐसे रेसिस्टेंस दिया है, वायर हमारे सामने पड़ी हुई है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो क्या आप देख के समझ जाओगे किधर करंट फ्लो हो रही है? अपन तो सर्किट में तो ऐसा बना देते हैं एरो, तो हमें दिखता है कि भाई इधर करंट जा रही है, बट एक्चुअल में तो जब सर्किट सामने होगा तो आप देख के थोड़ी समझ पाओगे। अगर आपके सामने बस एक वायर पड़ी हुई है और आपको पता करना है कि उसमें किधर करंट जा रही है, तो करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए लेफ्ट लेफ्ट को जा रही है, राइट को जा रही है, हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड करंट का डायरेक्शन हमें पता करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करना रहता है। अब देखो, जब वो करंट का डायरेक्शन पता करता है तो वो करंट भी मेजर कर लेता है कि कितनी करंट आई है, लेकिन वो हमारा पर्पज नहीं था, तो इसलिए हम इसको करंट मेजर करने के हिसाब से बनाते नहीं है। तो ये मेजर कर सकता है, लेकिन थोड़ा करंट अगर फ्लो हुआ तो ही मेजर कर पाएगा, ज्यादा फ्लो हुआ तो बस डायरेक्शन बता के रुक जाएगा। ज्यादा करंट ये मेजर नहीं कर पाता, तो ये मिली एम्पियर रेंज का रहता है, मतलब मिली एम्पियर में करंट फ्लो हो रही है तो वो मेजर कर पाएगा, इसका रेंज बहुत कम होता है। इट कैन मेजर करंट ऑफ मिली एम्पियर रेंज ओनली। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो बड़े बड़े मैग्नेट लेते हैं, इनके बीच में एक हम सिलेंडर लेते हैं। सिलेंडर का ही हम टॉप व्यू देख रहे हैं ना, अंदर को सिलेंडर गया है, और इसमें हम वायर रैप करते हैं। ऐसे वायर रैप करते हैं, वो पूरा सिलेंडर में ऐसे वायर रैप किया हुआ है ना। अगर हम साइड साइड व्यू से सिलेंडर दिखाएं, तो ऐसे पूरे सिलेंडर में ये वायर रैप है। ना, ऐसे पूरे में वायर रैप कर देते हैं। फिर एक टर्मिनल ऐसे ओपन रखते हैं, दोनों साइड से एक एक टर्मिनल ऐसे ओपन रहता है। इस पे एक हम लोग निडल लगाते हैं, और यहाँ पे एक स्केल बना रहता है। ठीक है बच्चों, ये दो मैग्नेट होते हैं। मैग्नेट में हम आगे पढ़ेंगे कि नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। ये मैग्नेट है। और देखो, ये जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर के अंदर के साइड में, नीचे के साइड में स्प्रिंग लगी रहती है, एक ऐसा स्प्रिंग टाइप लगा रहेगा ना। स्प्रिंग मतलब एक वायर टाइप लगी रहती है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें कोई करंट फ्लो कराएंगे, मान लो इस एंड को हमने कहीं से कनेक्ट किया, तो इसमें आए करंट आए, तो जैसे करंट आएगी तो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट वाले चैप्टर में कि कोई भी अगर करंट कैरिंग लूप, अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के। जितना ज्यादा तेज करंट आएगी, उतना ज्यादा ये लूप यहाँ पे घूमना चाहेगा, है?
ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है आपको ना, बस आप इतना समझो कि कोई भी लूप में करंट आ रही है और वहां मैग्नेटिक फील्ड है, बी से मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, तो वो घूमना चाहता है, उस पर टॉर्क लगता है और टॉर्क प्रोपोर्शनल टू होता है आई के। जितना ज्यादा करंट आएगी उतना ज्यादा घूमेगा। तो जैसे करंट आती है वो घूमता है, अगर ऐसे करंट आई तो मान लो ऐसे घूमा, इधर से करंट आई तो वो ऐसे घूमेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ निडल घूमती है ना। ये जब निडल घूमेगी, अगर इधर गई तो मतलब करंट इस साइड से आया, इधर गई तो करंट उस साइड से आया, तो ऐसे करके वो डायरेक्शन डिटेक्ट कर लेगा ना। कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे ना, इसके कंस्ट्रक्शन का जो प्रिंसिपल है और थोड़ा बहुत ये हम लोग मैग्नेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना। अभी वो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैग्नेट पढ़ा नहीं है आपने, तो आपको इतना याद ही रखना पड़ेगा। तो देखो जब इसमें आई करंट आती है तो इसमें जो टॉर्क लगता है, टॉर्क बराबर होता है NIA/B साइन थीटा, कुछ ऐसे टॉर्क लगता है। तो ये थीटा क्या होता है ये सब हम लोग उसी टाइम पढ़ेंगे ना, अभी आप ये सब छोड़ दो। बस अब इतना समझो कि टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो जब टॉर्क लगेगा तो उस वजह से क्या होगा, ये घूमेगा। ये घूमेगा तो जब ये घूमना शुरू करता है, मान लो ये ऐसे घूमेगा, तो ये वायर ट्विस्ट होगी तो ये अपोजिट में टॉर्क लगाएगी। और अगर कांस्टेंट कुछ के है तो कुछ थीटा घूमने के बाद टॉर्क इक्वल टू जब के थीटा आ जाएगा, तो जब ये वाला टॉर्क वायर जो रोकने के लिए यूज हो रही है, ये वाला टॉर्क और इधर से जो टॉर्क है वो इक्वल हो जाते हैं, तो वहां जाके निडल रुक जाएगी ना। निडल को रोकना भी है ना, ऐसा नहीं कि करंट आई तो अब ये घूमता ही चला जाएगा, कि थोड़ी सी करंट आई तो थोड़ा आगे जाना चाहिए फिर रुकना चाहिए। तो ये नीचे रोकने का अरेंजमेंट बनाया गया है कि वायर ट्विस्ट होगी और अपोजिट में टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और वो रोक लेगा। समझ आ रहा है बच्चों? तो कुछ ऐसा इसके अंदर प्रिंसिपल होता है, ये हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे मैग्नेट चैप्टर। तो अभी के लिए आपको क्या मानना है कि गैल्वेनोमीटर मतलब आप बस एक ऐसे सर्कल बनाओगे, कुछ नहीं फिर से बता रहा मैंने, जो यहाँ बता रहा हूँ वो सुनो। गैल्वेनोमीटर मतलब एक सर्कल बना लो, इसके अंदर क्या है वो भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि ये इसके निडल लगी रहती, करंट आएगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा और करंट मेजर कर लेगा। समझ आ रहा है? अगर रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को हम लोग कुछ कैपिटल G से दिखाएं, और अगर इसमें जो करंट जाएगी, करंट भी देखो ये एक कोई मैक्सिमम लिमिट तक ही ये अपने अंदर से करंट जाएगी तो मेजर कर पाएगा। अगर स्केल यहाँ एंड तक पहुंच गया और आए करंट बढ़ाओगे तो ये और डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर इसकी कोई भी टाइम पे करंट पता है तो आप इसमें कितना वोल्टेज डिफरेंस आ रहा होगा I/G करके निकाल सकते हो। जब करंट मैक्सिमम होगा तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस भी मैक्सिमम होगा। तो अभी बस आपको क्या मानना है, गैल्वेनोमीटर मतलब एक रेसिस्टेंस जिससे आए करंट जाएगी तो वो करंट को उसमें निडल लगी रहती है, वो डिफ्लेक्ट होके बता देगा कितनी करंट है, और I/R करके आप निकाल सकते हो कि कितना वहां पे वोल्टेज डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का अभी ना। जो चीज अभी समझा ही नहीं सकता उसको मैं ट्राई नहीं करूंगा बार बार समझाने का ना। ये हम लोग मैग्नेट वाले चैप्टर में फिर से समझेंगे। यहाँ पे जो बात बोली मैंने वो समझ आया सभी को? गैल्वेनोमीटर का ये सिंबल होगा, जहां पे भी सर्किट में करंट मेजर करना है वहां पे हम ये लगा देंगे सर्किट में। और गैल्वेनोमीटर को हमेशा हम कैसे लगाते हैं, ऐसे सीरीज में। हाँ हाँ, इसी हिसाब से आदित्य बनाएंगे कि जिधर को डिफ्लेक्शन हो उधर कोई करंट का डायरेक्शन हो। ठीक है बच्चों, ऊपर का सब भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो अभी, इतनी पार्ट। उसका सिंबल ये होगा, उसका रेसिस्टेंस कुछ होगा, उसमें अगर आई करंट आएगी तो ये वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा। लिख तो लो ही कि आपको पता रहे कि ऐसा कुछ होता है जो अभी पढ़ना है। यार आज थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, थोड़ा मैं पढ़ा लूँ, आप साथ PDF से लिख लो ना एक साथ।
अपना लिखते रहो साथ साथ जितना हो पाए, जो बचेगा वो बाद में पीडीएफ से लिख देना। तो देखो गैल्वेनोमीटर का बस इतना ही काम होता है ना, गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन पता करते हैं हम लोग, करंट कैसे आएगी उस हिसाब से वो डिफ्लेक्ट होता है। अब देखो अक्सर हमें ये गैल्वेनोमीटर को यूज करके, यही गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल पे एमीटर और वोल्ट मीटर भी होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वही हम बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर में ही हमने चेंज करके एमीटर और वोल्ट मीटर बना दिया है। तो हम अब अगला देख रहे हैं एमीटर के बारे में। एमीटर देखो एम्पियर से लिया गया, और मीटर मतलब मेजरमेंट से, एम्पियर का मेजरमेंट मतलब करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। गैल्वेनोमीटर को हमेशा आप हमेशा ध्यान रखना सीरीज में लगाओगे ना, जिस भी वायर में करंट पता करना है किधर जा रही है, तो उस वायर के साथ सीरीज में, मान लो एक रेसिस्टेंस है, इसमें हमें पता करना है कि करंट किधर को जा रही है, तो आप इसके आगे गैल्वेनोमीटर लगा दो ना। तो अब करंट अगर उसमें डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ निडल का, तो आप समझ जाओगे करंट ऐसे आ रही है। गैल्वेनोमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एमीटर के बारे में। तो एमीटर देखो क्या है, इट इज यूज्ड टू मेजर डायरेक्शन, सॉरी, करंट मेजर करने के लिए होता है। इट इज यूज्ड टू मेजर करंट, इलेक्ट्रिक करंट ना। ये एम्पियर रेंज में मेजर करेगा, वो मिली एम्पियर रेंज में मेजर करता था ना। तो इसको ही मेनली हम करंट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। और इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए जैसे हमें कोई भी रेसिस्टेंस है, इसमें कितनी करंट आ रही है वो निकालना है, तो इसके साथ सीरीज में हम लोग एक एमीटर लगा देते हैं। एमीटर का सिंबल क्या होगा, एक सर्कल बनाओ, ये लिख दो। तो अब क्या होगा, इसमें जब करंट जाएगी तो कितनी करंट, जो भी करंट इससे जाएगी ना, जो भी करंट इससे जाएगी वो इससे भी जाएगी, तो इसमें जब करंट आएगी तो ये अपना निडल डिफ्लेक्ट करेगा, और ये ज्यादा रेंज तक मेजर कर सकता है, तो वो डिफ्लेक्ट करके बता देगा कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हमेशा आप करंट मेजर करने के लिए एमीटर कैसे लगाओगे, सीरीज में लगाओगे। कोई भी रेसिस्टेंस में अगर करंट निकालना है तो आपको उसको सीरीज में एमीटर लगाना पड़ेगा। अब एमीटर जो होता है उसका भी कुछ रेसिस्टेंस होता है, उसके रेसिस्टेंस को आर ए से दिखाते हैं। अगर इसमें आई करंट जा रही है तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना डेवलप हो जाएगा, आई इंटू आर ए। अगर कभी जरूरत हो तो आप ऐसे सोच सकते हो कि रेसिस्टेंस आर है, करंट अगर आई आ रही है तो इतना उसमें वोल्टेज डिफरेंस हो। अब देखो ये जो एमीटर होता है इसको हम बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर जो होता है उसी में अगर हम एक रेसिस्टेंस लगा दें उसके साथ पैरेलल में ना, जो बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल क्यों होता है वो अभी बताता हूँ। जब रेसिस्टेंस की वैल्यू देखो बहुत स्मॉल होती है, जब बहुत स्मॉल होती है तो उसको हम उस टाइम पे शंट वायर बोलते हैं या शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। और अगर इसकी वैल्यू बहुत हाई रहती है, स्मॉल के टाइम पर आप एस से रिलेट कर सकते हो, एस एस, स्मॉल होगा तो एस से दिखाते हैं, हैवी होगा तो केवल आर से ही दिखाते हैं। और इसको हम लोग उस टाइम पे लोड वायर बोलते हैं या लोड बोलते हैं ना, अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है। तो ऐसे हमने सिंबल बनाया है कि आपको बोलूं कि शंट वायर लगाना है तो आप समझ जाओगे कि शंट वायर मतलब बहुत स्मॉल रेसिस्टेंस लगाया।
तो लोड लगाया मतलब बहुत हाई रेसिस्टेंस लगाया, ऐसे टर्म्स बना दिए गए हैं। तो हमेशा गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक शंट वायर लगा देते हैं। हाँ, अब देखो ये क्या है, अब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम एमीटर बोलते हैं। अब अगर करंट यहाँ पे आई आ रही है, तो ये आई करंट पूरे एमीटर में आ रही है ना, ये जो आई करंट है ये पूरे एमीटर में आएगी। अब उसमें से कुछ करंट तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जाएगी और बची हुई करंट इधर जाएगी। तो आप क्या इमेजिन करोगे कि आई करंट जो आ रही है वो पूरे एमीटर में गई। अब देखो, जो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस आएगा वही यहाँ पे भी वोल्टेज डिफरेंस होगा, दोनों पैरेलल में लगे हैं ना। जो गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा है वो तो पैरेलल में लगा है ना, तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस और यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा। तो आप बोल सकते हो आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ से आई जी वाले टर्म एक साइड कर लो, तो हमारा आई इक्वल टू आ जाएगा एस प्लस जी ओवर एस इंटू आई जी। ये हम बोलते हैं वर्किंग इक्वेशन ऑफ एमीटर। तो अब देखो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट जाएगी तो हम उसमें इतना फैक्टर मल्टीप्लाई करके उसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो गैल्वेनोमीटर वाला स्केल था उसी स्केल में हमने चेंजेस कर दिए। मान लो इसकी वैल्यू 10 आई, तो अगर अब आईजी उसमें 1 एम्पियर करंट गई तो हम उसको 10 करके बताएंगे। तो अपना स्केल हम बड़ा कर देते हैं। अब नॉर्मली ये वैल्यू बहुत हाई रहती है, मान लो 1 मिली एम्पियर करंट आई और इसकी वैल्यू कुछ 2000 है, तो 2000 इंटू 1 तो वो 2 एम्पियर करंट आई, तो हम उस हिसाब से अपना स्केल चेंज कर लेते हैं। 1 मिली एम्पियर को हम 2 एम्पियर लिखेंगे, नया स्केल बना देंगे। निडिल अब भी उतनी ही डिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन अब वो 1 मिली एम्पियर के लिए डिफ्लेक्ट होगी तो हम रीड कितना करेंगे उसको, 2 एम्पियर। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे मैक्सिमम करंट डालोगे, मान लो इसमें पहले 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम जा पा रहा था, तो 10 डालोगे तो कितना मैक्सिमम करंट अब एमीटर से जा सकता है वो निकल जाएगा। समझो बच्चों, आई इक्वल टू एस प्लस जी ओवर एस इंटू आई जी से हम लोग अब ऐसे गैल्वेनोमीटर को एज ए एमीटर यूज कर लेंगे। तो रेंज बढ़ जाएगा ना, पहले थोड़ी करंट मेजर हो पा रही थी, अब ज्यादा करंट मेजर हो पाएगी। तो नोट तो अब आप साथ साथ ही कर रहे हो, जो बचा रहेगा वो लास्ट में कर लेना, मतलब पीडीएफ से कर लेना। अब देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचते हैं कि क्यों हमने ऐसा किया कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट वायर लगाया, तो उसका देखो क्या पर्पस था। देखो, जब हमने एक एमीटर बनाना चाहते हैं ना, एक कोई रेसिस्टेंस था उसमें करंट आ रही है उसको मेजर करना है, तो हम वहां पे एक एमीटर लगाना चाहते हैं। तो एमीटर लगाते ही इसका रेसिस्टेंस जो सर्किट का होगा वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अगर आप सीरीज में कोई रेसिस्टेंस लगाओगे तो एमीटर भी तो क्या है, एक रेसिस्टेंस ही है ना। और एमीटर का रेसिस्टेंस कितना आएगा, अगर आप यहाँ पे निकालो तो एस और जी पैरेलल में लगे हैं ना, पूरे एमीटर का रेसिस्टेंस मतलब पूरे इतने पार्ट का रेसिस्टेंस, पूरे इतने पार्ट का रेसिस्टेंस। जी और एस, इसका रेसिस्टेंस जी है, इसका एस है, तो पूरा रेसिस्टेंस एमीटर का कितना बोलोगे, एस जी ओवर एस प्लस जी। तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। अब अगर सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो जो करंट आ रही थी क्या उतनी आ पाएगी या कम हो जाएगी। अगर आर बढ़ेगा तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगी करंट ना।
तो फिर जो करंट को आप मेजर करने गए ना, मान लो आप इसको लगाने से पहले 10 एम्पियर की करंट आ रही थी, आपने लगाते ही वो 8 एम्पियर हो गई, तो जब 10 का 8 हो गई तो अब मेजर कैसे करोगे? मेजर तो अब 8 ही कर पाओगे ना, 10 तो कभी मेजर ही नहीं हो पाएगा। समझो, 10 एम्पियर आ रही थी, मेजर करना था 10, लेकिन एमीटर लगते ही वो 10 का 8 हो गई। अब आप वही 8 मेजर करके बता दोगे, तो गलत हो गया ना काम। तो आप चाहते हो कि भाई ये रेसिस्टेंस अगर बहुत कम हो, अगर इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, तो उस टाइम पे 10 का कम होगा, कम होके मान लो 9.99 कुछ आया, कम हुआ लेकिन बहुत कम कम हुआ। अगर मैं बहुत हल्का सा रेसिस्टेंस वाला एमीटर लगाऊं, तो फिर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो लगभग 9.99 आया, तो हम सोच लेंगे कि चलो भाई लगभग ये सही रिजल्ट है। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? अगर मुझे इसको सीरीज में लगाना है तो रेसिस्टेंस इसका हाई रखना चाहिए या लो रखना चाहिए? बताओ बच्चों, एमीटर का रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? लो होना चाहिए ना, जितना लो होगा उतना अपने लिए फायदेमंद है ना। जितना लो होगा उतना अपने लिए फायदेमंद है। और अगर एकदम ट्रेंडिंग टू जीरो हो गया तो ऐसा एमीटर तो होता ही नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं, बोलेंगे आइडियल एमीटर ना। थ्योरेटिकल पार्ट में हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक आइडियल एमीटर है जिसका रेसिस्टेंस जीरो है। तो कभी भी क्वेश्चन में लिख दिया गया कि आइडियल एमीटर है तो उसका रेसिस्टेंस कितना लोगे? जीरो। फॉर आइडियल एमीटर रेसिस्टेंस विल बी जीरो। आर ए मतलब रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर जो होगा वो जीरो होगा। बट आइडियल होता नहीं है, क्वेश्चन में दे देगा तो आप ऐसे करोगे। नॉर्मली आपको आइडियल एमीटर ही मिलेगा क्वेश्चन में। अब देखो, अगर आपको आइडियल नहीं है तो वहां पे क्या हो रहा होगा? एमीटर मतलब वहां एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा और एक ऐसे शंट वायर लगा होगा ना, ये आई करंट आ रही है। तो आपको पता है कि देखो ये जो जी है, ये इसका रेसिस्टेंस तो कम नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, अपने उसमें एक सिलेंडर पे काफी सारा वायर रैप करके लूप बनाया होता है। तो काफी सारा वायर यूज करते हो तो इसका तो रेसिस्टेंस ठीक ठाक होता है, 20-25 ओम होता है। लेकिन अगर मैं इसको बहुत छोटा लगाऊं पैरेलल में, तो आपको पता है कि जब पैरेलल में आप दो रेसिस्टेंस लगाते हो तो इक्विवेलेंट जो आता है वो क्या होता है? इन दोनों से छोटा आता है। आपको ये पता है कि अगर आपने R1 R2 को पैरेलल में लगाया है तो इसका रिजल्ट कुछ 1/R इक्विवेलेंट आया, तो ये R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 से भी छोटा होगा और R2 से भी छोटा होगा। तो अगर मैं एक बहुत छोटा सा रेसिस्टेंस लगाऊंगा ऐसे पैरेलल में, तो उससे क्या होगा, इस पूरे पार्ट का रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो एस से भी छोटा आ जाएगा ना पूरे पार्ट का रेसिस्टेंस। तो अपना काम हो जाएगा, अपने को कम रेसिस्टेंस चाहिए था एमीटर का। तो ड्यू टू लो रेसिस्टेंस ऑफ एस, इक्विवेलेंट resistance will also be low। तो अपना काम हो जाएगा। और लो लगाने का एक और भी फायदा है, हमें पता है कि इसमें करंट एक लिमिट तक ही जा सकती है। इसमें जो करंट जा रही है उसको अगर हम आईजी से दिखा रहे हैं, तो आईजी की वैल्यू एक लिमिट तक ही हो सकती है। तो आप क्या चाहते हो कि इधर से कम करंट जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा करंट जाने का पॉसिबिलिटी नहीं रहता ना, ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, बाकी करंट इधर से पास हो। तो अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो कब करंट दूसरे साइड से ज्यादा जाएगी? करंट हमेशा लीस्ट रेसिस्टेंस का पाथ फॉलो करती है ना। तो अगर इसका रेसिस्टेंस कम होगा तभी ना ज्यादातर करंट इधर से क्रॉस करके जाएगी। तो अपने दोनों काम हो जाएंगे, एक तो एमीटर का रेसिस्टेंस कम हो जा रहा है और इधर से कम करंट जा रही है, अगर हम यहाँ पे एक लो रेसिस्टेंस यूज करें तो समझ आया क्यों गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट वायर लगाते हैं, उसको एमीटर बनाने के लिए।
ठीक है बच्चों, तो हमें अब क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है और उसको हमें एमीटर बनाना है, तो गैल्वेनोमीटर अगर आईजी रेंज का है और हमें आई रेंज का एमीटर बनाना है, तो इसका रेसिस्टेंस अगर जी है तो हमें पैरेलल में एक शंट वायर लगाना पड़ेगा। तो शंट वायर लगाने से अब हमारा नया रेंज अब ऐसे आ जाए। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर of 5 milliampere range is converted into a ammeter of 20 ampere range. If resistance of galvanometer is 25 ohm, then find ठीक है बच्चों, एक 5 मिली एम्पियर रेंज के गैल्वेनोमीटर को हमें चेंज करके एक 20 एम्पियर रेंज का एमीटर बना लेना है। तो उसके लिए हमें कितने रेसिस्टेंस का शंट वायर लगाना है? हुआ बच्चों? हेलो, रफ वर्क में कहीं पे भी ट्राई कर लो ना, अभी क्लास वर्क में अगर नहीं कर रहे हो तो लिख लो, या जगह छोड़ के कर लो ट्राई क्वेश्चन वगैरह। ना हम लोग क्या लगा देंगे, आई इक्वल टू आई जी एस प्लस जी ओवर एस है। यहाँ पे ये जो एम्पियर की वो एमीटर की करंट यहाँ लिखेंगे, और यहाँ गैल्वेनोमीटर की, जब गैल्वेनोमीटर की करंट मैक्सिमम होगी तो यहाँ वाली करंट भी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर से कितना जा रहा है, 5 मिली एम्पियर। तो सबको एसआई यूनिट में डाल दो, मतलब इतना एम्पियर गैल्वेनोमीटर से जा रहा है। जब इस पे इतना जाएगा तो इधर कितना मिलना चाहिए इस टाइम पे, 20 एस प्लस जी। जी हमारा कितना है, 25 अपॉन में एस। तो अब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 इक्वल टू एस प्लस 25 अपॉन में एस। तो अब ये इधर ले जाओगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 4000 एस माइनस एस इक्वल टू 25। अब कैलकुलेशन पर्पज से आप 4000 में एक एस कम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एस की वैल्यू लगभग आप बोल सकते हो 25 अपॉन में 4000। समझो बच्चों, क्योंकि डिवाइड करने जाओगे तो लगभग रिजल्ट तो वही आएगा, 3999 करो या 4000 करो, तो आप देखोगे ये बहुत छोटा सा कुछ रेसिस्टेंस आ जाएगा।
समझ आया बच्चों? ये वर्किंग इक्वेशन याद रखना है ना, आपको कोई एक की वैल्यू दी जाएगी, दूसरे की ऐसे निकालनी रहेगी। फिर देखो यहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज करते हैं एमीटर के लिए, एमीटर के लिए करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, जब करंट आता है तो यहाँ जो नीडल लगी रहती है अंदर वो डिफ्लेक्ट होती है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। कई बार क्वेश्चन में दिया रहेगा कि करंट सेंसिटिविटी इतनी है, तो इसका मतलब क्या दिया है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो वो आपका एमीटर जो होना चाहिए वो सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब हल्की सी भी करंट आई तो तुरंत ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए ना, तो आप आराम से रीड कर पाओगे। ये नहीं कि बहुत करंट आई लेकिन वो हल्का सा हिला तो आप देख ही नहीं पाए कि करंट कितनी हुई। समझो, आपका एमीटर अच्छा कब होगा, जब वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। ज्यादा सेंसिटिव कब होगा, थोड़ी सी करंट पे वो डिफ्लेक्शन ज्यादा कर पाए, तो आप आराम से रीड कर पाओगे आपका जो भी करंट की वैल्यू आई ना। करंट कम होना चाहिए, थीटा ज्यादा होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि आपका एमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमें एमीटर में इतना ही पढ़ना था कि एमीटर कैसे बनाते हैं। एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं और उसके साथ पैरेलल में एक लो रेसिस्टेंस लगा देंगे तो वही एमीटर बन जाएगा ना। और अब इसमें जो आई करंट आएगी वो मेजर कैसे करते हैं, मेजर आईजी होता है और आईजी को मेजर करके हम आई बता देते हैं यूजिंग वर्किंग इक्वेशन ना। यही हमारा एमीटर है। अब एक चीज और है कि कितना भी आप एस की वैल्यू कम कर लो, कुछ ना कुछ तो आपके एमीटर का रेसिस्टेंस आएगा ही ना। एमीटर का रेसिस्टेंस को हम आर ए से दिखा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। तो इसकी वजह से अगर हमें मान लो कहीं पे पता करना है कि कितना परसेंट का एरर आएगा रीडिंग, तो वो एक बार देखते हैं। मान लो हमारे पास एक रेसिस्टेंस था जो इसको हमने जब एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो सेल इसमें सर्किट में कितनी करंट जा रही है, V बाई आर है, ये करंट इसमें जा रही है। अब हमें मान लो इसमें ये जो करंट जा रही है इसको मेजर करना था, तो मेजर करने के लिए हमने क्या सोचा कि इसके साथ एक सीरीज में एमीटर लगा देते हैं। तो सीरीज में एमीटर लगाते ही अब सर्किट में कितनी करंट जाएगी, कुछ आई डैश जाएगी, क्योंकि आर चेंज हो गया ना सर्किट का। अब जो भी करंट जाएगी ये मेजर कर लेगा, लेकिन करंट ही कम जाएगी ना अब। तो नई करंट अब कितनी जा रही है, तो आप रीड कितना कर पाओगे, आई डैश रीड कर पाओगे, जबकि चाहिए कितना था आई। तो एरर कितने का आया, परसेंटेज एरर इन रीडिंग अगर हम देखें तो आई डैश माइनस आई अपॉन में आई इंटू 100 ना। माइनस में रिजल्ट आएगा क्योंकि करंट कम हो गई है ना। बच्चों हाँ ना बोलते रहो ना, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं फास्ट तो नहीं हो गया ज्यादा।
तो यहाँ पर अब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा माइनस आर ए अपॉन में आर प्लस आर ए इंटू 100। तो नॉर्मली ये आर ए बहुत छोटा होगा तो नीचे तो केवल आर हो जाएगा। अब जो भी आर ए की वैल्यू होगी, आर ए छोटा है तो उस हिसाब से ये एरर भी कम आएगा, जितना आर ए बड़ा होगा उतना एरर ज्यादा आएगा। तो ऐसे करके आप रीडिंग निकाल सकते हो, एरर निकाल सकते हो ना। सिंपल सी बात है, वही पहले की करंट देख लो, बाद की करंट देख लो। एमीटर मतलब बस आप उसको एक रेसिस्टेंस सोचना है ना, जिसका रेसिस्टेंस आर ए है, और जैसे नॉर्मल आप सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, और इस रेसिस्टेंस में जितनी करंट गई वो निकाल के रीडिंग बता दो। ठीक है बच्चों। इस पे अभी और भी एक दो क्वेश्चन करेंगे, बट पहले अब थोड़ा वोल्ट मीटर भी पढ़ लेते हैं, वो भी छोटा सा है और ऐसे ही है। वो करने के बाद फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे इस पे। चवन पीडीएफ से लिख लेना भाई। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट आपको वोल्टेज से बना हुआ है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर मतलब मेजरमेंट, मतलब यहाँ से वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज डिफरेंस मेजर करना। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करने के लिए उन दो पॉइंट के बीच में हम लोग वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे मान लो एक रेसिस्टेंस है, इसका हमें इनके दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम कैसे वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, इसके साथ ऐसे पैरेलल में जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके साथ ऐसे लगा देते हैं ना। वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है, एक सर्कल बनाते हैं उसमें वी लिख देते हैं। अब इसके दोनों साइड में जो भी वोल्टेज डिफरेंस होगा वो मेजर करके बता देगा। तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस मतलब यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस। तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसे यूज करते हैं, पैरेलल में। एमीटर कैसे यूज करते थे, सीरीज में। अब देखो जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे, मान लो वोल्ट मीटर लगाने के पहले यहाँ से आई करंट आ रही, तो आई इंटू आर यहाँ पे कुछ वोल्टेज डिफरेंस था। वोल्ट मीटर लगाते ही क्या सारी करंट इधर जाएगी या कुछ करंट इधर से भी जाएगी? और उससे पहले एक चीज और, वोल्ट मीटर लगाते ही इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? जब आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो रेसिस्टेंस क्या होने लगेगा, चेंज होगा। तो अगर मान लो ये रेसिस्टेंस कुछ आर भी है तो नया रेसिस्टेंस कितना आएगा? आप क्या चाहते हो कि सर्किट का रेसिस्टेंस चेंज हो या नहीं हो? आप क्या ये चाहोगे कि सर्किट का रेसिस्टेंस चेंज हो वोल्ट मीटर के लगाने से? नहीं चेंज होना चाहोगे ना। तो वो चेंज कब नहीं होगा, जब ये वैल्यू अगर मान लो टेंडिंग टू इनफाइनाइट होती तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता, अगर हमारा आर बी जो है टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट फिर कितना आएगा सर्किट का, आर मतलब कोई चेंज नहीं हुआ।
तो इसका मतलब क्या होगा, एक आइडियल एमीटर लगाने पर आपको यहाँ कोई चेंज नहीं मिलेगा रेसिस्टेंस में। तो आइडियल एमीटर के लिए रेसिस्टेंस की वैल्यू वोल्ट मीटर का बहुत हाई होना चाहिए, तो उसकी वजह से सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आइडियल तो इतना हो नहीं पाता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में कभी भी दिया जाए आइडियल वोल्ट मीटर, मतलब उसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट लेके सोचना है। जबकि आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है, क्योंकि वो सीरीज में लगाते हैं, और आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वो पैरेलल में लगाते हैं। टेंडिंग टू इनफाइनाइट बोलेंगे। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया और वो अगर बहुत हाई वोल्ट रेसिस्टेंस का वोल्ट मीटर लगाया, तो जो भी करंट आएगी वो मोस्ट ऑफ द करंट किधर से जाएगी, ऊपर से या नीचे से? अगर ये बहुत हाई रेसिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर लगाया है तो मोस्ट ऑफ से जब ऊपर से जाएगी तभी ना सही रीडिंग मिलेगी। मान लो 10 एम्पियर आया, और अगर मान लो 2 ही एम्पियर ऊपर से जाता और 8 एम्पियर नीचे से जाता, तो 2 एम्पियर जाएगा तो आई इंटू आर की वैल्यू कम हो जाएगी ना। पहले 10 इंटू आर था, बाद में 2 इंटू आर रहेगा, अगर करंट ऊपर से कम जाएगी। तो आपको अगर एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो क्या होना चाहिए, 10 एम्पियर आ रहा है तो 99.999 एम्पियर ऊपर से ही जाए, ताकि यहाँ पे आई इंटू आर लगाओ तो सही वैल्यू मिल पाए, है कि नहीं? जितनी करंट इधर आ रही थी इसमें पहले, बाद में भी उतनी ही आनी चाहिए, उससे थोड़ा बहुत कम होगा तो चलेगा, ज्यादा कम हो गया तो रीडिंग गलत हो जाएगी। तो ऐसा कब हो पाएगा, जब यहाँ का रेसिस्टेंस बहुत हाई हो। ये अगर बहुत हाई होगा तो करंट लीस्ट रेसिस्टेंस का पाथ फॉलो करती है ना, फिर करंट ऊपर से निकल जाएगी मोस्ट ऑफ द करंट। तो इसलिए हमेशा वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं। तो उसके दो फायदे हैं, तो सर्किट की करंट नहीं चेंज हुई, ये करंट नहीं चेंज हुई, और जो इधर से बहुत कम करंट है। समझ आया बच्चों? एक वोल्ट मीटर आइडियली कैसा होना चाहिए? वोल्ट मीटर रीडिंग कैसे बताता है? मान लो आई करंट आई, तो आई में से कुछ आई डैश इधर गई और आई माइनस आई डैश इधर गई। आई डैश बहुत कम होगा ना, यहाँ पे आई डैश बहुत कम होगा, क्योंकि हमारा आर भी बहुत ज्यादा है। तो अब जो भी इधर करंट आएगी, आई डैश इंटू आर बी, ये वोल्ट मीटर रीड कर लेगा। अब देखो, ये टर्म बहुत छोटा है और ये टर्म बहुत बड़ा है, तो प्रोडक्ट कुछ भी आ सकता है ना। एक छोटे टर्म और एक बड़े टर्म का प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, तो जो भी आएगा वो भी, जो यहाँ वोल्टेज डिफरेंस होगा फिर वही यहाँ पे बता दोगे। समझ आ रहा है बच्चों? वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। अब वोल्ट मीटर को भी हम गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। मान लो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, तो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर में कम करंट जाती है, ज्यादा करंट नहीं जाती, और हमने यहाँ पे देखा कि वोल्ट मीटर में भी तो कम ही करंट आती है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस तो हाई रखते हैं। तो यहाँ पे कम करंट आएगी चलेगा, लेकिन अभी क्या वोल्ट गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हाई है? गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस अभी नॉर्मल है, 25 ओम 30 ओम ऐसे है। तो आप क्या करोगे, इसका अगर रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो इसके साथ सीरीज में एक लोड लगा दोगे। लोड मतलब हाई रेसिस्टेंस वाला कोई वायर लगा दो, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब ये पूरा पार्ट आपका वोल्ट मीटर बन गया है, जिसका रेसिस्टेंस अब बहुत हाई हो गया है ना, ये पूरा पार्ट आपका वोल्ट मीटर है, जिसको हम सिंबल में वैसे दिखाएंगे। तो वोल्ट मीटर मतलब पूरे इतने पार्ट का जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा ना, वो पूरे वोल्ट मीटर का वोल्टेज डिफरेंस होगा। तो वोल्ट मीटर के क्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस अभी दिख रहा होगा, V इक्वल टू जो भी करंट आ रही है गैल्वेनोमीटर से वो इंटू G प्लस R। आपको देखो क्या पता रहेगा,
कि गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट गई, आईजी पता रहेगा, और उसको यूज करके आपको वी निकालना रहेगा। तो यहाँ की वर्किंग इक्वेशन क्या होगी, आईजी इंटू जी प्लस आर। आईजी से आपको वी बनाना है, पिछली बार आईजी से आपको आई बनाना रहता था, तो वहां की वर्किंग इक्वेशन होती थी आईजी इंटू एस प्लस जी ओवर एस। यहाँ पे आईजी से वी बनाना रहेगा, रीड वो गैल्वेनोमीटर आईजी करेगा और उसको कन्वर्ट करके वी में बताएगा। तो वो अपना स्केल उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर देते हैं कि आईजी करंट आई तो उसमें उसको इसमें डाल के देखते हैं कितना वी आ रहा है, तो उस हिसाब से हम नया स्केल बना देते हैं। 1 मिली एम्पियर पे इतना वोल्ट होगा, 2 मिली एम्पियर पे इतना वोल्ट, तो नया हम स्केल बना देंगे। डिफ्लेक्शन होगा आईजी, लेकिन वो दिखेगा वोल्ट में इस वर्किंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग। कुछ समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? तो हमने देखो ये देख लिया कि अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इससे अगर हमें एमीटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट वायर लगाना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर में अगर आईजी करंट गई तो पूरी आई करंट को हम इस वर्किंग इक्वेशन से चेंज कर देंगे। अगर हमें उसको एक वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ पे रेसिस्टेंस को शंट बोलते हैं यहाँ पे। तो अब अगर इसमें आईजी करंट जाएगी तो पूरा जो इतने पार्ट का वोल्टेज डिफरेंस होगा ना, वो हो जाएगा V इक्वल टू आई जी जी प्लस आर। यही है वर्किंग इक्वेशन रजत। हमें पूरे इतने पार्ट का वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, तो V इक्वल टू आई आर लगा दिया ना, पूरे पार्ट का रेसिस्टेंस ले लिया है और लगा दिया। इस टाइम आर को हम क्या बोलेंगे, लोड। आपको ऐसे पूछा जाएगा ना कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है, क्या करना चाहिए, तो आप बोलोगे उसके पैरेलल में एक शंट वायर लगा देना चाहिए। या फिर पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है, तो आप बोलोगे उसके साथ सीरीज में एक लोड लगा देना चाहिए। दोनों केस की वर्किंग इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मान लो कि अब हम लोग थोड़ा सा ये देखने जा रहे हैं कि वोल्ट मीटर लगाने से रेसिस्टेंस सर्किट का बहुत कम चेंज होगा, सही बात है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो रीडिंग में दिक्कत आएगी। तो रीडिंग में जो थोड़ी दिक्कत आएगी वो कितनी होगी वो हम लोग देख रहे हैं। मान लो हमारे पास एक रेसिस्टर है, उसमें कुछ आई करंट आ रही है, ये आर उसका रेसिस्टेंस था, तो इसका वोल्टेज डिफरेंस कितना था, आई इंटू आर। अब मान लो आपने जब इसको मेजर करने गए, इस वोल्टेज डिफरेंस को आपको मेजर करना था, तो मेजर करने के लिए आपने क्या सोचा कि यहाँ पे हम लोग क्या लगा दें, वोल्ट मीटर का मान लो रेसिस्टेंस है आर बी, और इधर अगर ये लगाने के बाद ना, ये आर बी लगाने के बाद मान लो
लिखने नहीं दिया, मुझे तो लग रहा है कुछ बच्चे तो चले गए कि उनको लग रहा है लिखना नहीं है तो बाद में ही रिकॉर्डिंग ही देख लेंगे। इतने तो लोगों के नाटक रहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर आप ज्यादा ही तेज हैं आज। अरे यार, लिखने दूंगा तभी तुम लोग सही से रहोगे। ठीक है भाई, पर थोड़ा फास्ट लिखो, फिर लिखने दूंगा। अब क्या करूं, नेक्स्ट क्लास से फिर लिखने दूंगा। चलो, तो अब देखो बच्चों क्या है, आप कितना भी अच्छा वोल्ट मीटर लगा लो, जब लगाओगे तो कुछ ना कुछ करंट तो इधर जाएगी ही जाएगी। पूरी करंट तो अब इधर जाएगी ही नहीं। तो जब नया करंट आई माइनस आई डैश जाएगा, तो जो नया रीडिंग आएगा वो भी तो अब यही वाला आएगा ना। एक्चुअल में रीडिंग अब क्या मिलेगी आपको, आई माइनस आई डैश इंटू आर, ये मिलेगी एक्चुअल में रीडिंग है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको पता है जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ पर होगा। पैरेलल में तो दोनों में सेम होता है ना, और वही इनके इक्विवेलेंट में भी होगा। अगर हम इनका इक्विवेलेंट निकाल लें तो वही उसके क्रॉस भी होगा। तो डायरेक्ट हम इक्विवेलेंट का ही लिख देते हैं, इन दोनों का रेसिस्टेंस इनटू आई, दोनों का मिला के करंट कितना आ रहा है आई। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं नई रीडिंग कितनी आ रही होगी, आई इंटू आर, आर बी ओवर आर प्लस आर बी ना। ये टोटल हमारी नई वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस लिखो, यहाँ का लिखो, इक्वेट कर दो और सॉल्व करो। आई डैश, आई डैश आ जाए तो आई डैश इंटू आर बी कर दो तो आ जाएगा, या डायरेक्ट भी आप आर इक्विवेलेंट इंटू टोटल आई कर दो। समझ आ रहा है बच्चों। आपने अच्छा वोल्ट मीटर लगाया, करंट बहुत कम हुआ, तो भी थोड़ा बहुत करंट तो नीचे से जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब ये एरर आएगा। तो परसेंटेज एरर कितना बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, सब में परसेंटेज एरर यहाँ पे माइनस में ही आएगा, क्योंकि जो भी हो रहा है कम ही होगा यहाँ पर। तो वी डैश माइनस वी अपॉन में वी 200, फाइनल वी माइनस इनिशियल वी अपॉन इनिशियल वी। तो ये कितना आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस मेथड समझो ना कि ऐसे सॉल्व करते हैं। आई आर हर जगह से कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा ना। जितना ज्यादा आरबी होगा उतना कम हमारा परसेंटेज एरर होगा। समझ आया बच्चों। तो अब इस पे एक दो क्वेश्चन करना था, 5 ही मिनट बचा हुआ है, तो मॉड्यूल से ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भी कराऊंगा। तो एक काम करो, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5 का नंबर 1 देखो। टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखो।
बच्चों छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट का टाइम है और 2 मिनट का क्वेश्चन है, तो 1 मिनट पहले छोड़ दूंगा। सबने ट्राई कर लिया? तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कोई गैल्वेनोमीटर है, उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है और फुल स्केल रिफ्लेक्शन मतलब उसका हमें रेंज दिया हुआ है, 1 मिली एम्पियर का है। सलोनी वो तुझे क्लियर हुआ? एक मिनट रुकना बच्चों। हेलो बच्चों, यार ये एक करा दूंगा तो एटलीस्ट कुछ होमवर्क दे पाऊंगा ना, ये करा लेंगे तो तभी होमवर्क दे पाऊंगा। तो हमें देखो IG दिया हुआ है, G दिया है और हमें वोल्ट मीटर कितने रेंज का बनाना है, 2.5 वोल्ट का। तो हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ में एक रेसिस्टेंस लोड लगा देंगे और V इक्वल टू IG G प्लस R लगाएंगे ना। ये वैल्यू दी है 2.5, ये हमें दिया है 1 × 10⁻³ G की वैल्यू 10 ओम है और R की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा ना। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इस पे होमवर्क दे देता हूँ ना। होमवर्क में इलुस्ट्रेशन 28 31 तक के इलुस्ट्रेशन कर लो। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 55 तक कर लेना। ठीक है बच्चों, क्लोज करूं?